हेलो एवरीवन। क्लास 9th विषय हिंदी पाठ संख्या 4। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में 4th लेसन सांवले सपनों की याद आपको पढ़ाया गया था। इसमें मैंने लेखक का परिचय समझाया आपको और ये बताया कि इस पाठ को लेखक ने डायरी शैली में लिखा था। कब लिखा था? जब प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया इनका यह एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है और इसमें लेखक ने बताया जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है तो लेखक ने स्टार्टिंग में देखिए कैसे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव। सालिम अली ने बताया कि जो जाबिर हुसैन ने बताया कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और मरे हुए व्यक्ति को कोई भी जीवित नहीं कर सकता। ठीक है। और लेखक ने क्या कहा कि मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, पर उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों में पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। यह मैंने आपको कल समझा दिया था। सालिम अली की मृत्यु एक कैंसर नामक बीमारी से होती है। पर्यावरण के प्रति भी उन्हें पर्यावरण को संरक्षण करना चाहते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी सालिम अली चिंतित रहते हैं। पर्यावरण को लेकर भी उन्हें चिंता रहती है और एक बार उन्होंने चौधरी चरण सिंह से इस पर्यावरण से के संबंध में वार्तालाप भी की। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया था बेटा। इसके आगे देखिए, मिथकों की दुनिया में इस सवाल को तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में अर्थात अभी 100 वर्ष से बस थोड़ा ही समय बचा था कि सालिम अली की कैंसर नामक जानलेवा बीमारी से उनकी मौत हो गई। मौत का कारण बनी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों में वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी। सालिम अली हमेशा अपनी आँखों पर दूरबीन गले में लगाए रहते थे। ठीक है, हमेशा उनके गले में दूरबीन लटकी रहती थी और जिससे वो हमेशा पक्षियों को दूर दूर तक देखते थे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। लेखक ने क्या कहा कि कई बार अकेले में सालिम अली को बिना दूरबीन के भी देखा। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। वह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना, सालिम अली की जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई।
तहमीना सलीम अली की स्कूल के दिनों की सहपाठी रही। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे उस समय प्रधानमंत्री थे। देखिए, अब इस चीज़ से ही पता चलता है कि पर्यावरण के प्रति भी उन्हें पर्यावरण को लेकर भी चिंता थी। ठीक है, वो पर्यावरण को भी संरक्षित रखना चाहते थे, पर्यावरण भी सेफ रखना चाहते थे। वे प्रधानमंत्री चौधरी साहब और गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उनकी आंखें नम कर दी गई। पर्यावरण के आने वाले खतरों से, कहते हैं ना दूरदर्शी, कि आने वाले खतरों से पहले से ही सजग हो जाना। और चौधरी चरण सिंह को जब उन्होंने पर्यावरण के आने वाले संभावित खतरों के बारे में बताया तो उनकी आंखें भी नम हो गई। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं हैं, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? देखिए लेखक क्या कह रहे, जैसा कि आपको कहा कि लेखक ने इस पाठ को सलीम अली की मृत्यु के कुछ समय बाद लिखा। ठीक है, लेखक के मन में जो दुख और अवसाद था उसे ही अभिव्यक्त किया है सलीम अली के बारे में। अब उन्होंने कहा आज ऐसा पर्यावरण के बारे में सोचने वाला ना तो चौधरी चरण सिंह है, ना सलीम अली जैसे व्यक्ति हैं। और आज कौन पक्षियों के बारे में, अर्थात हिमालय, लेखक ने क्या कहा, आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ ए स्पैरो। सलीम अली ने अपनी एक आत्मकथा लिखी। आत्मकथा और जीवनी दोनों में अंतर होता है बेटा। जीवनी होती है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, उसे जीवनी कहते हैं। और आत्मकथा स्वयं के अनुभवों का, स्वयं जीवन में जो कुछ देखा, जो अनुभव किया, उसका वर्णन करना वो आत्मकथा कहलाती है। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी, लेखक क्या कह रहे हैं, मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया, उसने लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने क्या कहा जब उसके पति की मृत्यु के बाद, ठीक है, लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से उनके बारे में जानना चाहा, तो उसने क्या कहा, अगर वो चाहती तो अपने पति के बारे में बहुत कुछ बता सकती थी, लेकिन उसने क्या जवाब दिया कि मेरे से ज़्यादा अच्छा, उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है जो मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है
मेरी छत पर बैठी गोरैया, उसके बारे में और हम लोग दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। उसने क्या कहा, मेरे से ज़्यादा हमारी छत पर बैठने वाली गोरैया पक्षी हम दोनों के बारे में ज़्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में सालीम अली की एयर गन से घायल होकर गिरने वाली, बचपन में सालीम अली को उसके मामा ने एक एयर गन दी थी और उस एयर गन से खेल खेल में एयर गन से घायल होकर गिरने वाली एक नीले कंठ की गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। जिंदगी को ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। देखिए, सालीम अली को पक्षी प्रेमी किसने बनाया? बचपन में उनकी एयर गन से एक नीलकंठ वाला एक गोरैया पक्षी घायल हो गए। उस घायल पक्षी की सालीम अली ने बहुत ज़्यादा देखभाल की और उस पक्षी को घायल देखकर सालीम अली का हृदय द्रवित हो गया था और सालीम अली बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। और उस नीलकंठ वाले गोरैया पक्षी ही सालीम अली को नए नए सारी जिंदगी वह गोरैया उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटेंगे, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालीम अली, तुम लौटोगे ना। लेखक देखिए कितना दुखी है और कैसे उसे याद कर रहा है कि क्या तुम दोबारा लौटोगे। तो देखिए, जब लॉरेंस की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी फ्रीडा से पूछा जाता है उसके बारे में बताओ, तो फ्रीडा क्या कहती है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया हम दोनों के बारे में ज़्यादा जानती है, क्योंकि वो ज़्यादा समय उस पक्षियों के साथ ही व्यतीत करते थे। और सालीम अली को पक्षी प्रेमी किसने बनाया? बचपन में खेल खेल में उनकी एयर गन से एक नीले कंठ वाली गोरैया पक्षी घायल हो गया और उसने उसका उपचार किया और सालीम अली का हृदय बहुत अधिक द्रवित हो गया था और उस नीले कंठ वाले पक्षी ने, गोरैया ने ही इसे खोज के नए नए रास्ते दिखाए। और लेखक कैसे याद कर रहा है कि सालीम अली जो थे वो प्रकृति की दुनिया में टापू नहीं बल्कि अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटेंगे, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं अर्थात मैं दुखी हूँ सालीम अली, तुम लौटोगे ना। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा दूंगी, फिर इनकी पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके, मैं इनके एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आपको सेंड करूंगी जिससे आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाए। ओके बेटा, थैंक यू।